अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरी चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी बखैर व आफियत से होंगे। मेरी भी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो मौजू है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हमेशा दबाएं ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन पहले मिले। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा बात करना आपको अच्छा लगता है कि जिस मौजू पे मैं बात करता हूँ या जो भी बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, अगर उसमें उससे थोड़ी बहुत राहत आपको मिलती है, थोड़ी बहुत मदद मिलती है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सजेशंस मुझे अपने कमेंट्स में दें और मुझे बताएं कि आपको आपको कैसा मेरा कंटेंट लगता है। उससे क्या होता है कि उससे मुझे एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है और मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा रिसर्च करता हूँ अपने टॉपिक पे, फिर उसको यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको अच्छी बातें आपको यहाँ पे बताऊँ, आपको वो बातें बताऊँ जो आपको अपनी कामयाबी की ओर ले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मौजू जो है आज का बहुत ही ख़ास और अहम मौजू है। इस पे बात करना लाज़मी बनता था, तो इसलिए मैंने ये मौजू चुना है। तो क्योंकि ये मौजू जो है, ये हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा फ़ेस करते हैं और हर एक इंसान इसको फ़ेस कर लेता है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, वो पढ़ाई कर रहा हो, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या वो किसी भी फ़ील्ड में काम करता है, तो उसको ये चीज़ फ़ेस करनी ज़रूर पड़ती है। तो इसी पे आज बात करेंगे। जो हमारा मौजू है वो है आज डिस्ट्रैक्शन। आपको समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि डिस्ट्रैक्शन ही से हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। हम अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते। हम कोई काम करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम उस काम में सफल नहीं होते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो फिर ब्लेम्स आ जाती हैं कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा ही पावर होता है, हमारे अंदर अंदर की ही फीलिंग्स होती हैं जो हमें अपने असली मकसद से हटाती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हम वो काम छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर जब उसमें भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम कोई काम लास्ट पर नहीं करते हैं, तो फिर हम काज़ेज़ होते हैं, जो रीज़न्स होते हैं, वो दूसरों पर थोप देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को आप लाज़मी सुनें, इस टॉपिक को आप गौर से सुनें, ताकि आपकी समझ में ये आएगा कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, किन चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और मैं किस तरह से इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करूँ। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मौजू है, इस पे मैं एट लीस्ट मुझे लगता है कि ये एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए दूसरा वीडियो डेफ़िनेटली कल डालने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो गौर से सुनें। इसमें जितनी बातें मैं डिस्कस करूँगा, वो आप गौर से सुनें, उन बातों पे अमल करें, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो बेसिकली अगर हम डिस्ट्रैक्शन की डेफ़िनेशन देखेंगे, तो इसकी डेफ़िनेशन ये है कि जो चीज़, जो फ़ीलिंग हमें अपना गोल अचीव करने से रोकती है, इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसी का जो अपोज़िट है, जो हम नहीं जो एक्चुअली हमें कामयाबी की ओर लेता है, तो हम वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 10% लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों पे अमल करते हैं और वो ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। यानी कि ट्रैक्शन क्या होता है, जो हमें अपने गोल को हासिल करने में मदद देता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने, क्योंकि ये साइकोलॉजी का ही टॉपिक है, दिमाग से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो अक्सर साइकोलॉजिस्ट ही पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट्स की रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि
डिस्ट्रैक्शन के दो फैक्टर्स हैं। एक तो डिस्ट्रैक्शन इंटरनल, कुछ फीलिंग्स की इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कुछ जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने काम को लेकर, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स डेफिनेटली होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इनर जो फैक्टर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन डिस्ट्रैक्शंस से बच सकते हैं और हम किस तरह अपने ट्रैक्शन पे आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन ही एक ऐसा असूल है हमारी ज़िंदगी में जो हमें कामयाबी की ओर लेता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं अपनी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली जो ये है, ये हर एक इंसान के लिए ये वीडियो बनता है। तो लाज़िम है कि हम इन बातों पे अमल करें। तो इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कि 4 बड़े फैक्टर्स हमें साइकोलॉजिस्ट्स ने सिखाए हैं कि 4 बड़े फैक्टर्स की वजह से जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो है बोरियत। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है तो हम बोर हो जाते हैं। जब बोर हो जाते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जो रियलिटी में हमारा टाइम कंज्यूम करती हैं, जो हमारा प्रीशियस टाइम होता है, जो हमें अपने गोल को हासिल करने में लगाना होता है, वो एक्चुअली हम अपनी बोरियत को हटाने में लगाते हैं। तो क्या होता है कि हम असली ट्रैक से नीचे गिरकर किसी दूसरे ट्रैक पर आ जाते हैं जो हमें अपनी मंजिल की ओर तो नहीं लेता, बल्कि हमें अपनी मंजिल से बहुत दूर कर लेता है। बोरियत के बहुत सारे यानी कि जब हम बोरियत को ख़त्म करने के लिए सोचते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी राहें चुनते हैं जो हमें अपनी मंजिल से बहुत दूर कर लेती हैं। दूसरा जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर, वो है नेगेटिविटी का फैक्टर। जो हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, गलत ख्याल आते हैं कि हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं ज़िंदगी में। ये नेगेटिव ख्याल आते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो रात को ही लखपति करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसे बुरे ख्याल आते हैं। या कुछ ऐसे बुरे ख्याल आते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी को पूरी पूरी तरह फना कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हमारी जो असली जो हमारे बेसिक जो हमारा गोल होता है, हमें जो हासिल करना होता है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं उससे। ये नेगेटिव ख़्याल की वजह से होता है कि हम नेगेटिव ख़्याल अपने ज़हन में लाते हैं और फिर उसी पर चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तीसरा फैक्टर जो है वो रुमिनेशन का है। रुमिनेशन का मतलब क्या है? रुमिनेशन का मतलब है कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में जब हम कमरे में बैठते हैं तो सोचते हैं, अपने बैड एक्सपीरियंस को याद करते हैं, अपने पीछे जो फेलियर्स हैं उनके बारे में हम याद करते हैं, उन उन लम्हात को याद करते हैं हम। इसको हम रुमिनेशन कहते हैं। यानी जो हमारी पास्ट लाइफ में जो वाक़ात गुज़रे हैं, जो अच्छे वाक़ात नहीं थे, तो हम उनको हमेशा याद करते हैं। इसीलिए किसी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि बैड इज स्ट्रांगर देन ए गुड। हमेशा ये होता है कि बैड ख्याल जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और जो गुड ख्याल, जो गुड आइडियाज़ होते हैं, गुड ख्याल होते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और बहुत ही कम आते हैं हमारे जहन में। हमेशा वो ख्याल आते हैं जो हमें मंजिल से दूर ले जाते हैं, और हमेशा ये बैड ख्यालात जो हैं ये डोमिनेट होते हैं अच्छे ख्यालात पे। ये एक तीसरा बड़ा फैक्टर है। चौथा जो फैक्टर है ये हम अक्सर फेस करते हैं, अक्सर वो बेशतर, और यही सबसे बड़ा कारण भी है कि इसमें लगभग परसेंटेज के तौर पर अगर हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट्स ने इसमें एक परसेंटेज ने कि कहते हैं कि 30% लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मैं कभी कोई लॉटरी लग जाती है मेरी,
तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरा लक अच्छा है, ये मेरा लक है, मेरा मुकद्दर है। इसी वजह से मैं ये कर सकता हूँ और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मुझे कोई डर नहीं रहता है किसी काम करने को। दूसरी बात जो होती है, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि आज ड्रीम 11 का जो फ़ोबिया हुआ है लोगों में, तो नो डाउट कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों ने 1-1 करोड़ कमाया। मगर कुछ ये पर्सन बिल्कुल कम परसेंटेज के हैं, जो लोग जो इसमें कमा लेते हैं। अक्सर 99.9% लोग जो हैं, वो इसमें फ़ेल हो जाते हैं। और जो ये करोड़ लेकर जाते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि शायद मेरा बहुत ही बड़े किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए शायद मैंने आज ऐसा किया और अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इसमें एक और कॉन्फिडेंस आता है और वो जो काम करता है, वो उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। नतीजा क्या होता है? वो फ़ेल हो जाता है फिर। ये बहुत ही बड़ी बीमारी है हम में, हम सबों में ये बीमारी है। हमको एक बार जब पास होते हैं अच्छे नंबरात लेकर, तो हम सोचते हैं कि नहीं, अब कोई भी एग्ज़ाम हम पास कर सकते हैं। मगर उसको ये पता नहीं है कि आज का एग्ज़ाम जो था, ये मैंने पास कर लिया। अब दूसरा एग्ज़ाम जो है, ये इससे टफ़ होने वाला है। इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है मुझे। ये 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 बात ये भूल जाता है। ये सोचता है कि मैंने 12th का एग्ज़ाम पास किया, डिस्टिंक्शन ले ली और अब अगला जो एग्ज़ाम होगा, वो मैं आसानी से पास कर सकता हूँ और वो मेहनत करना छोड़ देता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि जो अगर आप किसी भी कामयाब इंसान की स्टोरी उठाओगे, पढ़ोगे उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ स्टोरी को पढ़ोगे, तो आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी हर एक अचीवर्स में। हर एक अचीवर में आपने एक कॉमन चीज़ दो देखी होगी कि इनिशियल जो स्टेज होता है उनका, 10-20 साल या 30 साल या 50 साल तक, उनका जो इनिशियल स्टेज होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि द रूट्स ऑफ ए नॉलेज आर बिटर बट द फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। यानी कि पहले हर काम जो होता है, वो बहुत ही कठिन होता है। जब इंसान फर्स्ट में स्कूल जाता है, एलकेजी नर्सरी आजकल है, तो जब एक बच्चा जाता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है स्कूल जाना। मगर वक़्त जब बीत जाता है, जब वो आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेता है, तब वो जाके एक कामयाब इंसान बन सकता है। ये हर चीज़ में होता है। जो इनिशियल स्टेज होता है, वो बहुत ही कठिन होता है। तो क्या है कि डिस्ट्रैक्शन 4 फैक्टर्स की वजह से होता है। इंटरनल फैक्टर्स 4 जो होते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपका एनवायरनमेंट बहुत ही इस पे इफ़ेक्ट कर लेता है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, तो आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हैं, क्योंकि आपकी कंपनी का आप पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अगर आप मोबाइल का यूज़ सही कर लेते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपने कामयाबी हासिल की। अगर आपने मोबाइल को सही अंदाज से यूज़ नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि मैंने नाकाम होना है। और कोई चीज़ आपको, कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास है आज, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम लगभग 10 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन पे गुज़ारते हैं, बिना किसी वजह के। कोई वजह नहीं होती है। हम न्यूज़ फ़ीड्स देखते हैं, हम अजीब वीडियो देखते हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी ज़िंदगी पे उनका कोई असर नहीं होता है, फिर भी हम चलाते रहते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन की एक बहुत ही बड़ी वजह है। हम कोई किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो
1 मिनट हो जाता है, हम मोबाइल की तरफ देखते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इसमें। जब भी इंसान किताब पढ़ने लगता है तो क्या होता है कि 1 मिनट होता है तो मोबाइल देखता है कि कहीं पे कोई मैसेज तो नहीं आई, कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आई, कुछ ऐसा तो नहीं आया। ये अक्सर हम करते हैं। किताब एक एक तरफ हम पढ़ते रहते हैं, किताब 1-2 पेज पढ़ लिए तो मोबाइल की तरफ। एक सेंटेंस पढ़ा तो फिर से मोबाइल की तरफ। ये एक फ़ोबिया बन गया है। ये समझो कि एक पागलपन हम में से आ गया है। हम बार-बार फ़ोन को देखते हैं, बार-बार हम उन वीडियोज़ को देखते हैं जिनमें कुछ नहीं होता है, जिनमें लाइफ़ की कोई लेसन नहीं होती है। और आजकल आपने देखा होगा एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन, मैं कहूँगा इसको कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल आप लीजिए कि 5 इयर्स टू 20 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, वो इस मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं। और मैंने सुना है कि पिछले सालों में कुछ ऐसे वाक़ात रोनमा हुए कि कुछ बच्चों ने इवन कि खुदकुशी कर ली। कुछ बच्चों का दिमागी जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप की सेविंग को, जिस बाप ने बेचारे ने बहुत ही मेहनत करके कुछ सेव करके रखा था उसी के फ्यूचर के लिए, मगर उसने वो गेम्स में उड़ा दिया। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम अपने बेसिकली इसमें हमारी खुद की गलती है। हमें जब भी बच्चा तंग करता है, जब भी हमें एक बच्चा तंग कर लेता है कि पापा मुझे ये दे दो, पापा मुझे वो दे दो, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ़ोन थमा देते हैं। उसमें खुद ही यूट्यूब निकाल कर उसको वैसे वीडियोज़ देखने पर मजबूर करता है। इंसान उसको वैसे वीडियो देखने पर मजबूर करता है, फिर वो उसकी लत में लग जाता है, क्योंकि वो फिर आदी हो जाता है। जिस तरह एक स्मोकर, एक ड्रगर, जिस तरह एक ड्रग लेने वाला फिर उस चीज़ का आदी हो जाता है। जब कोई स्मोक करता है, स्मोकिंग करता है, तो वो उसका आदी बन जाता है। इस तरह ये भी समझो कि आप उसको आपने सिगरेट नहीं पिलाया, आपने उसको फ़ोन दिया। ये भी एक सिगरेट का ही काम करता है। आपके बच्चों पे इसका कितना बुरा असर पड़ता है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट पे एंड पे बताऊँगा कि एक शॉर्ट स्टोरी में आपको जो एक वीडियो वायरल हुआ था, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि कितना बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से हमारे बच्चों पे, और हम इसमें कुछ नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि ये आज एजुकेशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है, ये मोबाइल फ़ोन है हमारा। अरे यार, पता है मुझे, पढ़ाई हमने भी की है। हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था, फिर भी हम माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं। हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं था, फिर भी हमने डिग्रियां हासिल की हैं। फिर भी हम पास हुए हैं अपने एग्ज़ाम में। और हम खुद ही ये कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा सोर्स है आज एजुकेशन का, नो डाउट। मैं इसको इनकार नहीं कर सकता। मैं इसमें इसका इनकार नहीं कर सकता कि ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से हम अपने घरों में बंद पड़े रहे और हमारे पास सिर्फ जो सोर्स था वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था। बट मैं इसमें एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि किसी इंसान ने अगर गिलास बनाई है, वो गिलास उसने इसलिए बनाई थी कि एक इंसान इसमें पानी पी सके, एक इंसान इसमें दूध पी सके। मगर इसी इंसान ने क्या किया, जिसको इसमें पानी पीना था, जिसको इसमें दूध पीना था, उसने शराब पी ली। इसमें गिलास की कोई गलती नहीं है। ये गलती हमारी सोच की है, हमारे यूज़ की है, जिसने इस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ किया। तो ये हमारा सबसे बड़ा आज डिस्ट्रैक्शन का जो फैक्टर है,
वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में से ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात जो है कि हम जब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं या कोई भी अच्छी अच्छा काम करने के लिए बैठते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे बाहर कोई दोस्त आता है, कोई हमारा, तो हमें बुलाकर कहता है कि चलो यहाँ तक जाएँगे, वहाँ पे मैच चल रहा है, हम देख लेंगे। ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी मंज़िल को पाने के लिए। ये भी एक वजह है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने पढ़ाई शुरू की थी, बट क्या हुआ कि कोई आया बाहर से, उसने आवाज़ दी, कहा कि वहाँ पे कुछ ड्रामा चल रहा है, चलो हम देखने चलते हैं। और हम अपना जो कीमती समय है, बर्बाद कर देते हैं। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन बातों पे गौर करें, इन बातों को समझें कि हम डिस्ट्रैक्ट किन वजह से होते हैं। हम किस तरह से इस पे काबू पा सकें। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपना मौजू जो है यहीं पे इख्तिताम करना चाहूँगा। और जो स्ट्रैटेजीज़ हमें कौन-सी अपनानी है इसको ख़त्म करने के लिए, पूरी रिसर्च करके मैं आपके सामने आऊँगा। और इंशाअल्लाह कल इसके बारे में मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। तो बहुत बड़ा वीडियो होने की वजह से क्या होता है कि लोग फिर बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन-सी कहानी सुनाने बैठ गया। तो इस वजह से मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप बोर हो जाएँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ इसके बारे में कि कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ को हमें अपनानी है, साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज़ जो हम अपनाएँगे, ताकि हम इस डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पा सकें। क्योंकि जब तक हम डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा नहीं पा सकेंगे, तब तक हम कामयाब भी नहीं हो सकते हैं। हमें ट्रैक पे आना है। और हम किस तरह से इस ट्रैक पे आएँगे, ये मैं आपको पूरी वज़ाहत के साथ बताऊँगा। कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, साइंटिफिक फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मगर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक वीडियो के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, कि उम्मीद है कि आप ये सुनोगे और इस बात पे भी सोचोगे आप लाज़मी। तो कुछ दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पे एक वीडियो देखा था, जिससे ना मुझे बहुत ही दुःख हुआ, रियलिटी में बहुत ही दुःख हुआ वो देखकर, कि एक लड़का जो पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट का है, हमारे किस डिस्ट्रिक्ट का है, बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का है, वो सलमान खान का फ़ैन बन गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसके जो उसका जो दिमागी संतुलन है, उसका जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है। उसको इवन कि उसके पेरेंट्स ने, मैंने सुना कि उस वीडियो में कि उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि हमने इसको मेंटल हॉस्पिटल भी लिया, बट डॉक्टरों ने कुछ नहीं कर सके वो। तो उसके साथ दूसरी बात ये कि उस लड़के को सलमान खान के साथ 2 बार मुलाकात भी करवाई गई थी, और फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। एक बात सुनकर मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया, रियलिटी में, जब उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान इज़ एवरीथिंग फॉर मी। यार, वी आर नॉट बोर्न फॉर इट, वी आर बोर्न फॉर ए मिशन, रिमेंबर इट। बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको ये दावे के साथ कहूँगा कि वी आर बोर्न फॉर ए मिशन। हम यहाँ पे आए हैं, एक मिशन के लिए आए हैं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। ये आप समझें, इस बात को समझें आप। हम यूं ही नहीं आए, हमें अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया है यहाँ पे। हमें पूरी कायनात के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक मिशन है हमारा यहाँ पे। वो मिशन क्या है कि हम अल्लाह का निज़ाम कायम करें इस दुनिया पे। यार, इस बात को समझो, इस बात पे गौर करो। और पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, किस ट्रैक पे जा रहे हो। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि फ़ैन उसका बनना चाहिए इंसान को, जो एटलीस्ट वहाँ से हमें कुछ दे।
अगर आपको लगता है कि मैं अगर सलमान खान का फ़ैन, शाहरुख खान का फ़ैन बन गया, तो उस फ़ैन बनने की वजह से उसकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ता है, उसकी खुशी में कोई असर पड़ता है, उसकी कामयाबी पे कोई असर पड़ता है, तो डेफ़िनेटली मैं भी बनूँगा। मगर उनकी लाइफ़ पे कोई असर नहीं पड़ता, उनकी कामयाबी कोई असर नहीं पड़ता, वो कामयाब होते रहे, वो कामयाब हो जाते हैं। उनके दिल में आपके लिए वो कोई हमदर्दी नहीं है ऐसी कि आप उसके फ़ैन हो तो वो आपको हेल्प करेगा किसी भी तरीके से, चाहे वो सोशली हो, वो मेंटली हो या वो फाइनेंशियल हेल्प हो, नहीं करता है वो। और बीइंग ए पेरेंट बीइंग ए पेरेंट मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बेसिक तालीम दें कि हमारा बेसिक जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया है कि हमें अगर फ़ैन बनना चाहिए, तो हमें फ़ैन बनना चाहिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस जो पूरी कायनात के लिए एक रहमत बनकर आए। हमें उसका फ़ैन बनना चाहिए यार, क्योंकि उसके फ़ैन बनने से फ़ायदा है, डेफ़िनेटली हमें फ़ायदा मिल भी रहा है और हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और हियर आफ्टर भी फ़ायदा मिलेगा। हमें इसी हस्ती का फ़ैन बनना चाहिए, जिसने हमारे लिए पत्थर भी खाए हैं, जिसने हमारे लिए बहुत बड़े सजदे भी किए हैं, ताकि हम पर कोई आँच ना आए, ताकि हमारे गुनाह जो हम रोज़ बरोज़ करते हैं, उनकी बख्शिश हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी उसके फ़ैन बनें और इस बात को लाज़मी तौर आप समझ लें। हमें उन खराफ़ात में नहीं पड़ना चाहिए। हमें किसी और को आइडियल बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं अपनी लाइफ़ में। हमारे सामने एक बड़े आइडियल हैं, जिसने पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी बनकर आए थे। तो डेफ़िनेटली मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे और समझकर इन बातों पे अमल करोगे, ताकि हम यहाँ भी कामयाब हो जाएँ और हमारी आखिरत भी अच्छी हो।